द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम शेयर बाज़ार की एथिक्स की बात करते हैं। मैं शुरू से एथिकल पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को परफेक्ट जानकारी दे रहा हूँ। मैं कोई शेयर रिकमेंड नहीं करता हूँ, खाली अगर कोई कंपनी के रिजल्ट का विश्लेषण करता हूँ तो वो भी आपको सिखाता हूँ कि कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, कैसा रिजल्ट आया है, आगे क्या आ सकता है, क्या संभावना है और क्यों है वो संभावनाएं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कि आप फला शेयर खरीदें, वो खरीदें, ये करें। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न विद दिस मैटर। मेरा खाली एथिकल है। मैं तो एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि मैं आपको सक्षम बनाना चाहता हूँ ताकि आप खुद शेयर को पहचान सके, किसी पर आश्रित ना रहे। ये बात मैं करीब करीब हर वीडियो में कह रहा हूँ, कोई भूल जाए बात अलग है। तो आप लोग सीखिए। मेरे को बहुत से मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स ही कहते हैं कि साहब हमारा तो कॉमर्स बेस नहीं रहा, हम तो साइंस स्टूडेंट रहे, हम तो आर्ट्स स्टूडेंट रहे। अरे भाई, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं है उसमें, खाली झिझक बैठी हुई, आपको डर बैसा हुआ है। आप खोल के देखेंगे, साफ नजर आएगी हर चीज़, बिल्कुल क्लियर कट है, बिल्कुल साफ सुथरा आता है जो कुछ आता है। तो अब आज हम चीज़ बताएंगे 4। ईपीएस कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्राइस अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और ये है क्या आखिरकार, क्यों कैलकुलेट किया जाता है, समय बचा तो, और आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये 4 चीज़ें बताएंगे। चारों तो हो सकता है 15-16 मिनट का मैंने टारगेट रखा है मेरे को, मतलब थोड़ा सा ये 16-17 मिनट में एनी हाउ मतलब ख़त्म हो जाए लेक्चर। अगर बचेगा तो बाद में ले लेंगे, कोई एक पॉइंट को बाद में ले लेंगे। तो अब आते हैं ईपीएस। बहुत सरल है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस। ईपीएस कैसे निकालेंगे आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा रहता है कंपनी के, जो बम्बई जो बीएसई की साइट है उस पर खोल के ओरिजिनल रिजल्ट देखिए। देखो, प्राइमा फैसी तो हम क्या करते हैं, का स्क्रीनर है, मनी कंट्रोल है, इस पर देख लेते हैं। इन पर कोई रिजल्ट जमता है प्राइमा फैसी, तो फिर हम उसको उनके आधार पर निर्णय नहीं लेते हैं। हम बीएसई का ओरिजिनल रिजल्ट खोल के, या कंपनी की साइट पे ओरिजिनल जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है, उन्होंने बीएसई को भेजा है, उसको देख करके ही कोई निर्णय फाइनल करते हैं। तो उसको देख करके, और वो क्यों देखना जरूरी है कि कंपनियां क्या करती हैं कि कोई एक्स्ट्रा आइटम दिखा दिया मैं आपसे तो, और उसको भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जोड़ दिया, जबकि मान लो प्रॉपर्टी बेची है, दैट इज नॉट ए बिजनेस इनकम है। स्क्रैप बेचा है, दैट इज नॉट ए रेगुलर बिजनेस इनकम। हमेशा थोड़ी है वो, बिजनेस नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ का पार्ट थोड़ी है वो। ये लेक्चर है मेरा, आप समझिए इसको, और ये बहुत काम की चीज़ें हैं आपके। अब मैंने कल सुबह में एक कंपनी का रिजल्ट देखा, मैंने जुबिलेंट फार्मोआ, मैं इसका शेयर होल्डर रहा हूँ पहले, बहुत क्वांटिटी में शेयर थे मेरे पास पहले, अब नहीं है मेरे पास। तो टीवी पे बताया 400 करोड़ का प्रॉफिट। अरे मैंने कहा 400 करोड़ का प्रॉफिट, तो मैं चौंक गया और मैंने तुरंत जो है बीएसई की साइट खोली, उस पर कंपनी का रिजल्ट खोला, स्टैंड लोन देखा, कंसोलिडेट देखा। तो कंसोलिडेट में ये पाया गया कि बिक्री तो नॉर्मल बढ़ी है, 5-7% बढ़ी हुई थी, और कंपनी का जो बिजनेस प्रॉफिट था वो भी 103 करोड़ था, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कह सकते हैं, वो भी था। तो मैंने देखा 400 करोड़ रुपए का, 399 करोड़ रुपए का उन्होंने एक एक्स्ट्रा टाइम टिका रखा था, और उसको जोड़ करके और उसकी ईपीएस 30 रुपये बता दी, जबकि वास्तव में तो ईपीएस 6 रुपये ही है। मतलब अब आप देखिए, मेरा भी मेरे मुंह में पानी आया एक बार। अरे मैंने कहा अपन भी खरीदे भाई इस शेयर को, क्योंकि मेरा तो पुराना शेयर रहा था। राकेश जी झुंझुनूवाला के पास में करोड़ों शेयर थे, अब है या नहीं मुझे नहीं पता, करोड़ों शेयर खरीदे थे उन्होंने। तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कोई ऐसा नहीं है कि कंफर्म चीज़ है, उसको भी देखना पड़ेगा अंदर से खोल करके, जब भी आपको मतलब कुछ मालूम पड़ेगा। मतलब अब आप चाहते हैं फॉर्मूले पे आते हैं, और ये रिटर्न ऑन कैपिटल पर भी लागू होता है, आरओसी पर, आरओई पर, इन सब पे लागू होता है। पी रेशो जब भी निकलेगा जब आपका पीएटी सही होगा, पेट सही होगा।
तो मैं तो यही करता हूँ कि किसी कंपनी की ग्रोथ निकालनी होती है या वर्थ निकालनी होती है ना, तो जो बिजनेस की अदर इनकम है, बिजनेस नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ की अदर इनकम है, वो तो मैं शामिल रखता हूँ। लेकिन अगर कोई और एक्स्ट्रा आइटम है ना, उसको मैं प्रॉफिट में से घटा के फिर ईपीएस कैलकुलेट करता हूँ, और वो असली शुद्ध सोना वो है। तो आरओई निकालते, आरओई का मतलब ये नहीं है कि साहब अरे भाई आरओई हो, ईपीएस हो, जो भी है वो सब चीज़ें जैसे गंगा प्रकट होती है गौमुख से, उसी प्रकार से प्रकट होती हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को चेक करना बहुत आवश्यक है कि इसमें क्या कर रखा है, क्या नहीं कर रखा। फिर वो जो मैंने कल एक वीडियो में बताए हैं कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हैं, अदर एक्सपेंडिचर हैं, वो कंपनी ने कैसे क्या बताए हैं, उन सबको देखना पड़ेगा। तो और बहुत सी चीज़ें हैं देखने को, जो हम बताते रहेंगे। हमारा काम तो पढ़ाना है खाली। हमारा काम ऐसा नहीं कि साहब हमको फीस दो, ये करो, वो करो, ये मेंबर बनो, वो बनो, कुछ नहीं है, नथिंग। जिसका इंटरेस्ट है, जो सीखना चाहता है वो देख ले, नहीं सीखना चाहता ना देखे। तो ऐसी सूरत में दोस्तों ईपीएस का फॉर्मूला ये है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर का मतलब, अगर मान लीजिए किसी कंपनी की इक्विटी 100 करोड़ है और उसका 10 पेड अप शेयर है, तो 10 करोड़ शेयर हो गए। अब आपका प्रॉफिट मान लो 150 करोड़ रुपए है, तो 10 करोड़ का भाग दे दीजिए, 15 रुपये ईपीएस आ जाएगी। दैट्स ऑल, बहुत सिंपल फार्मूला है। इक्विटी से मतलब इक्विटी नहीं है बल्कि नंबर ऑफ शेयर्स, पेड अप इक्विटी के नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो, और 1 पेड अप शेयर है तो 100 करोड़ ही होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन 100 करोड़, क्योंकि 1 पेड अप शेयर 100 करोड़ की इक्विटी, 100 करोड़ शेयर हो गए, तो वो 10 रुपये, 1 रुपये ईपीएस आएगी उसकी। अगर 100 करोड़ पर 150 करोड़ होगी, 1.5 रुपये ईपीएस आ जाएगी। तो ये तो रही ईपीएस निकालने की बात। अब प्राइस अर्निंग रेशो कैसे निकाला जाता है? प्राइस अर्निंग रेशो निकाला जाएगा कंपनी के शेयर का मार्केट रेट अपॉन ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, है ना। मान लीजिए किसी कंपनी का रेट 1000 रुपये चल रहा है और 50 रुपये उसका पी रेशो है, तो ये 20 रुपये ईपीएस पी रेशो, अंदर 20 रुपये उसकी ईपीएस है ना। तो ये 50 रुपये उसका पी रेशो है, यानी कि मार्केट रेट अपॉन ईपीएस। तो ये उसका पी रेशो आ गया, इक्वल टू पी रेशो। बहुत सरल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, खाली थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई का फॉर्मूला क्या है दोस्तों? आरओई का मतलब क्या है, देखिए मैं आपसे बताता हूँ डेफिनेशन क्या है। आरओई टू मेजर ए कंपनीज प्रॉफिट एज पर परसेंटेज of the combined total worth of all owners interest in the companies। मतलब कंपनी के जितने भी मालिक हैं वो इक्विटी होल्डर ही मालिक है, और तो कोई मालिक हो नहीं सकता कंपनी का। और उनका पैसा कितना लगा हुआ है, तो यानी पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, ये शेयर होल्डर्स का पैसा होता है, जनरल रिजर्व। उन दोनों को जोड़कर ये हो गई नेट वर्थ ऑफ द कंपनी। तो फॉर्मूला ये है, शेयर होल्डर्स इक्विटी मीन्स इक्विटी, पेड अप इक्विटी प्लस जनरल रिजर्व, इट इज कॉल्ड शेयर होल्डर्स इक्विटी। इसको इक्विटी भी कह सकते हैं, नेटवर्थ भी कह सकते हो आप कंपनी की। तो ये प्रॉफिट अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, मान लीजिए 100 करोड़ का प्रॉफिट है किसी कंपनी का और 20 करोड़ की शेयर होल्डर्स इक्विटी है, नहीं 200 करोड़ की, 500 करोड़ की शेयर होल्डर्स इक्विटी है, यानी 100 करोड़ प्रॉफिट है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 100 करोड़, और 500 करोड़ शेयर होल्डर्स इक्विटी है। इसका भाग दे दीजिए 500 का 100 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी, यानी कि 100 करोड़ अपॉन 500 करोड़, 100 करोड़ प्रॉफिट, 500 करोड़ शेयर होल्डर्स इक्विटी इज इक्वल टू 20, ये रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया 20% उस पर्टिकुलर ईयर का या पर्टिकुलर क्वार्टर का, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये एक तरह का, ये आप समझिए कि आपकी जो पूंजी कंपनी में लगी हुई है, भाई जनरल रिजर्व और इक्विटी ये दोनों आपकी पूंजी हो गई उसमें। तो आपको ये एक मेजरमेंट होगा कि आपकी पूंजी पर शेयर होल्डर्स की कैपिटल पे उनको कितना रिटर्न प्राप्त हो रहा है, कंपनी से कितनी कमाई कर रही है वो पूंजी। अगर 15% से ऊपर कमा रही है तो दी बेस्ट है, 15 से नीचे कमा रही है तो थोड़ा सा चिंता का विषय। लेकिन जो नई कंपनियां हैं जिन्होंने बोरो कर रखा है, चाहे उनकी ईपीएस ज़्यादा आ रही है, लेकिन चूँकि जनरल रिजर्व नहीं होता है इसलिए थोड़ा सा ये जो आरओई कम आती है, तो उसमें भी कोई खास चिंता की बात नहीं, बशर्ते कि नेट प्रॉफिट आप करेक्ट फाइंड आउट कर लीजिए। कंपनी ने जो ईपीएस बताई है उसको एक दफ़ा चेक कर लीजिए फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो मैंने बताए। कल भी एक वीडियो में बताए थे, मैंने बहुत डिटेल में बताए थे। अब आते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंटायर कैपिटल जो लगी हुई है उसमें, चाहे शेयर होल्डर्स की है चाहे बोरोड कैपिटल है, उस पर कंपनी कितना % रिटर्न दे रही है ये देख लेते हैं भाई। उस पर रिटर्न का फॉर्मूला ये है, एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबिटा के बाद की स्थिति, एक होता है ईबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन, और दूसरी चीज होती है एबिट, उसके बाद की स्टेज है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो प्रॉफिट बढ़ा, ईबिटा जो बता, ईबिटा के बाद में, ईबिटा को ईबिटा परसेंटेज है, जो ईबिटा के बाद जो एबिट आता है जिसमें से टैक्स और वो देना होता है, वो ईबिटा में से तो मतलब कई चीज़ें मतलब घटाते हैं, उसमें मत पड़िए, एबिट पे आ जाइए। एबिट मान लीजिए उस कंपनी का ईबिट का, पहले एबिट का मतलब है ये सॉरी ROC का मतलब है एबिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर्स कैपिटल, जो कि ROE के अंदर मैं बता चुका हूँ शेयर होल्डर्स कौन सी कैपिटल मान जाएगी, इक्विटी प्लस जनरल रिजर्व, और पूरी कैपिटल को शामिल करने के लिए इसमें जो बोरोड कैपिटल है वो भी शामिल कर ली जाएगी, बिजनेस में काम आ रही है ना वो। तो ये देखा जाएगा कि जितनी पूंजी इसमें लगी हुई है वो पूंजी कितना कमा रही है, वो पूंजी कितना कमा रही है। तो इसका भी सीधा फॉर्मूला मान लीजिए, एबिट किसी कंपनी का आया 100 करोड़ आया और कैपिटल एम्प्लॉयड मान लो 1000 करोड़ रुपए है, तो 10% का ROCE आ गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 10%। ये भी एक अच्छी चीज भाई। आज की तारीख में 8% ब्याज चलता है, 8% ब्याज चलता है, मतलब बैंक का 8-9% ब्याज। अब उस 8-9% पे ब्याज पे माय डियर 8% तो ब्याज चला गया जो बोरोड कैपिटल है, और बाकी जो 1-1.5% बचा वो आपकी कैपिटल के 10% में जुड़ के 11.5% ROE आ जाएगा मतलब। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज 11.5% की इक्विटी भी अगर कोई अर्ली स्टेज है किसी कंपनी की, शुरुआती टाइम है, तो कोई बुराई वाली बात नहीं। तो आज काफ़ी ये हो गया, चारों टर्म बहुत मुश्किल होती है कई लोगों के सामने, और बड़े बड़े ओरिजिन में वैसे पशुपेश में पड़ जाते हैं। मैंने चारों चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।